हेलो। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत फैकल्टी ऑफ साइंस आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव हैं, आप सभी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग हर रोज़ की तरह साइंस के क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं और आज के क्वेश्चंस भी आपके उतने ही इंटरेस्टिंग हैं, जो कि हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आई होप सो कि आपको इस क्लास के क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से समझ में आएँगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आपको लगेंगे। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी एक अच्छे एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अंत तक इस क्लास को अच्छे तरीके से देखेंगे और सारे सवालों के सटीक और सही जवाब देने की कोशिश। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आज टेक्स्ट बुक ने जो आप लोगों के लिए नेवर अगेन सेल एक का ऑफर आप लोगों को दिया था, जो कि 27th ऑफ अप्रैल से 30 ऑफ अप्रैल तक का था। आज 30 अप्रैल है, तो आज आपको उस सेल का लास्ट डे आपको मिल रहा है, जिसमें आपको 90% का ऑफ मिल रहा है हर एक कोर्स। तो आप ज़रूर जाकर के जो भी आप लोग आप में से जो भी स्टूडेंट उस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो आप बिहार भर्ती शिक्षा की बात हो, बिहार भर्ती शिक्षा की बात हो या फिर हम बात करें सीटेट के एग्ज़ाम की या फिर हम बात करते हैं DSSB या फिर यूपी के सुपर टेट। तो जो भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप एग्ज़ाम के लिए कोर्स परचेज़ करना चाह रहे हैं, वही आप परचेज़ करिएगा और 90% तक ऑफर आप जो है आज पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो इसके बाद में हम अपनी क्लास की जो है शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है सर आपके सामने ये वाला, ज़रा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और इस प्रश्न का सही जवाब देने की यहाँ पर आप लोग कोशिश करेंगे कि सही जवाब जो है वो क्या होने वाला है। सर इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें आपसे बोला जा रहा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड। सर यहाँ पर 2 बातें आप लोगों से पूछी जा रही हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं इस प्रश्न की यहाँ से आप लोगों से बात करता हूँ, तो सबसे पहले तो आपको लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की प्रकृति जो है वो कैसी होती है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो सर जे.जे. थॉम्सन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे.जे. थॉम्सन ने की थी, ये वाली बात आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और सर इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है, वो ऋणात्मक प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति होती है वो ऋणात्मक प्रकृति होती है और इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इस इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर होती है दिस इज -1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम, ठीक है ना? तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। लेकिन इस प्रश्न में आपसे जो बात पूछी जा रही है वो आपका ये है कि जो हमारा चार्ज है, जो ये हमारा आवेश है, इस आवेश का जो निरपेक्ष मान है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको किसने निर्धारित किया था? आपके पास में यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो सर इनका जो निरपेक्ष मान है, वो एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्या नाम था सर उसका? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना? तेल की बूंद का प्रयोग, हिंदी में इसको बोलते हैं तेल की बूंद का प्रयोग। और इस तेल की बूंद का प्रयोग जो है वो मिलीकन ने किया था। किसने किया था? मिलीकन ने ये प्रयोग किया था और इन्होंने ही इसी प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में हम लोगों को बताया था। इसके बारे में बताया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में हम लोगों को बताया था, ठीक है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, R.A. मिलीकन जो है वो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इन्होंने ही अपने तेल की बूंद के प्रयोग में इन सारी चीजों को देखा था, राइट? दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल बी मोर एसिडिक। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन ऐसा है जो अधिक अम्लीय होगा? और यहाँ पर ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अधिक अम्लीय की बात जब यहाँ पर आ रही है तो उसको पीएच वैल्यू के आधार पर, पीएच मान के आधार पर उसको निर्धारित किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारे पास में कोई भी विलयन है, हमारे पास में कोई भी विलयन है, तो इस विलयन की जो प्रकृति है वो 3 हो सकती है। या तो वो विलयन हमारा अम्लीय हो सकता है, या तो वो विलयन हमारा अम्लीय हो सकता है, या फिर वो उदासीन हो सकता है। सर उदासीन का मतलब है लवण वो हो सकता है, या फिर वो क्षारीय हो सकता है। तो यहाँ पर जब हम किसी भी
विलयन की प्रकृति की बात करते हैं तो वो विलयन की जो प्रकृति है वो 3 तरीके से यहाँ पर हो सकती है। ठीक है? अम्लीय, उदासीन या लवणीय या फिर क्षारीय। यहाँ पर जब हम अम्लीय प्रकृति की बात करते हैं, अब दूसरी एक और यहाँ से बात निकल के आती है कि जब हम किसी भी अम्ल की प्रकृति को विभाजित करते हैं, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। उन्होंने एक पैमाना बनाया और उस पैमाने के आधार पर हम इस विलयन की प्रकृति को पहचानने लगे। ठीक है? तो क्या नाम था उनका? साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन। सर सोरेनसन के अनुसार जब हम इसको यहाँ पर देखते हैं, जब हम सोरेन सर के अनुसार यहाँ पर देखते हैं, तो उन्होंने क्या बुलाया था? उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने एक पीएच पैमाना यहाँ पर बनाया था। क्या बनाया था? पीएच पैमाना उन्होंने यहाँ पर बनाया था और इस पीएच पैमाने की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर इस पीएच पैमाने के जो मान है वो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। 0 से लेकर 14 तक होते हैं क्योंकि यूपी के टेट में आपसे यही प्रश्न पूछा गया था कि जो सोरेनसन ने जिस पीएच पैमाने की बात की है, उस पीएच पैमाने में कितने नंबर होते हैं? तो आपका जवाब होता है 0 से लेकर के 14 तक। लेकिन जो रिक्टर स्केल होता है, जिससे हम भूकंप के मापन की बात करते हैं, उस पर जो अंक होते हैं वो 0 से लेकर के 10 तक होते हैं। इसलिए कभी-कभी यहाँ पे आपसे इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो अम्लीय कौन से होते हैं? अम्लीय वो होते हैं जिसमें पीएच पैमाने की वैल्यू 0 से 7 तक होती है। 0 से 7 तक। लेकिन उदासीन या लवण वो होते हैं जिसकी पीएच वैल्यू सिर्फ 7 होती है और क्षारीय वो होती हैं जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। या हम इसको बोल सकते हैं 7 से 14 और इस अम्लीय के लिए हम लोग बोल सकते हैं 7 से कम। तो 0 से 7 तक का मतलब है 7 से कम। अब यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि सबसे अधिक अम्लीय कौन-सा होगा? तो सबसे अधिक अम्लीयता उस लवण की, उस विलयन की होगी जिसका पीएच मान सबसे कम होगा, यानी अर्थात 0 होगा। इसलिए आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है, वो आपका सही जवाब हो जाए। ठीक है? चलिए। इसके बाद में नया प्रश्न आता है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड यूजिंग ए बर्नियर कैलिपर। ये प्रश्न जो है वो काफी अच्छा है, बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है कि बर्नियर कैलिपर जो होता है, इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो किस चीज के मापन के लिए बर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना? यस। डायमेंशन, टाइम, साउंड, टेम्परेचर, आयाम, समय, ध्वनि या तापमान। जी बताएं। इसका सही जवाब दीजिएगा। बर्नियर कैलिपर का जो प्रयोग है वो किस चीज के मापन के लिए किया जाता है? हाँ जी, बर्नियर कैलिपर का प्रयोग देखो, सर बर्नियर कैलिपर जो होता है ना, इसका प्रयोग बहुत कम दूरी, जैसे किसी अ, चादर की पतले चादर की मोटाई का मापन करना। ठीक है? इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो, समय, ध्वनि, तापमान नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, डायमेंशन। यानी कि जो बहुत कम दूरी है उसको हम बोलेंगे आयाम। तो हम इसको बोल देते हैं, इसका प्रयोग आयाम मापने के लिए किया जाता है। आयाम मापने के लिए। ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? चलिए। नया प्रश्न है आपका। नया प्रश्न है आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ये वैज्ञानिकों के नाम है। आपको बताना है कि किस वैज्ञानिक ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। देखो, सर धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? देखो, अगर मैं यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव की बात करता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव की बात करते हैं, तो चुंबकीय प्रभाव 2 तरीके का होता है। एक होता है धारा के द्वारा। कौन सी धारा के द्वारा? विद्युत धारा के द्वारा।
विद्युत धारा के द्वारा, और दूसरा होता है स्वयं चुंबकीय प्रकृति के द्वारा। स्वयं चुंबकीय प्रकृति के द्वारा। अब जैसे विद्युत धारा के द्वारा, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक वायर है, इस वायर में कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है आई। जैसे करंट यहाँ पर फ्लो होगी, इसके आसपास एक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं सर? चुंबकीय क्षेत्र हम इसको बोलते हैं। सेम यहाँ पर अगर हमारे पास में कोई भी मैग्नेट रखी हुई है, इस मैग्नेट में हमारे पास में N और S है, तो इस मैग्नेट से भी कुछ फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलती हैं, इस तरीके से। ये कुछ फील्ड लाइंस यहाँ पर निकलती हैं। इसको भी हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है? तो जो धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज है ना, ये वाला जो प्रभाव है, धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इसकी खोज सबसे पहले ऑस्ट्रेड के द्वारा की गई थी। जो ऑस्ट्रेड थे, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। इन्होंने क्या काम किया था? इनके पॉकेट में एक चुंबक रखी हुई थी और टेबल पर एक मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर रखा हुआ था। जैसे ही ये वहां से पास करते, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता। तो इनको एहसास हुआ कि जब मैं इनके पास जाता हूं तो आखिर ये क्यों हो रहा है। काफी देर के बाद में उन्हें समझ में आया कि उनकी पॉकेट में एक चुंबक रखी हुई है, और उस चुंबक की जो फील्ड लाइंस हैं, उनकी वजह से उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, जो चुंबकीय प्रभाव जो वहां पर निकल रहा है, उसकी वजह से वो सुई डिफ्लेक्ट कर रही है। और उन्होंने बोला कि इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रभाव दिख रहा है। नया प्रश्न है आपका, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इज शोन बाय द। चुंबक के आसपास का स्थान में एक बिंदु, वह चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति को द्वारा दिखाया गया है। चुंबक की लंबाई, थिकनेस, या डिग्री ऑफ क्लोजनेस, या फिर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सराउंडिंग। यानी कि चुंबक की लंबाई, चुंबक की मोटाई, चुंबक की निकटता की डिग्री, या फिर परिवेश द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध। आपसे बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास में कोई भी चुंबक है और हम वहां पर उस चुंबक की शक्ति देखना चाहते हैं, उसका स्थायित्व देखना चाहते हैं, तो आखिर हम किस कंडीशन में उसको देख पाएंगे कि किस बिंदु पर ले जाने में वो बहुत ज्यादा चुंबकीय प्रभाव को जो है महसूस करेगा, यानी उसकी सापेक्ष शक्ति जो है वो ज्यादा होगी या कम। सवाल का मतलब कुछ ऐसा भी है कि जैसे हमारे पास में ये कोई एक मैग्नेट है, इस बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। जब इसमें से फील्ड लाइंस निकलती है ना, तो फील्ड लाइन की स्थिति कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो जाती है। सर ये दूर-दूर हो रही हैं, लेकिन इस रीजन में अगर मैं देखता हूँ तो ये बहुत पास-पास है। फील्ड लाइंस बहुत ही पास-पास हैं और यहाँ पर फील्ड लाइंस जो है वो दूर-दूर है। यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसी हैं? वो दूर-दूर है। तो जो सराउंडिंग आपसे बोला जा रहा था, रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यानी अगर हम लोग सापेक्ष शक्ति की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो किस चीज के कारण यहाँ पर हो रहा है? तो देखो यहाँ पर लेंथ का और थिकनेस का कोई प्रभाव नहीं है, रेजिस्टेंस की भी कोई बात नहीं है। तो हमारा सही जवाब आएगा क्षेत्र की निकटता की डिग्री, यानी कि सिर्फ इतना है कि वो हमारी मैग्नेट के कितने पास है या कितने दूर है। जितने पास होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ, उतनी ही शक्ति को वो महसूस करेगा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज एलिमेंट। इनमें से कौन फ्यूज तत्व की मुख्य विशेषता है? इनमें से कौन फ्यूज तत्व, जो फ्यूज वायर होता है, उसका जो वायर होता है, उसका जो तत्व होता है, उसकी सबसे ज्यादा विशेषता क्या होती है? हाई कंडक्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट बर्न ड्यू टू ऑक्सीडेशन, या ऑल ऑफ द अबव। उच्च चालकता होती है, कम पिघलने वाला बिंदु होता है, ऑक्सीकरण के कारण नहीं टकराएगा, यानी कि बर्न है ये एक्चुअली, मतलब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, ठीक है, या उपरोक्त सभी। अगर हम यहां पर फ्यूज वायर की बात देख रहे हैं, अगर हम लोग यहां पर फ्यूज तार की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो सर जो फ्यूज तार होता है ना, इसकी सबसे खास बात क्या होती है? जैसे ये वाला है,
ये वाला वायर है, फ्यूज वायर है ये। तो ये फ्यूज वायर क्या है, जैसे ही ज्यादा लोड आएगा तो पिघल जाएगा, यानी कि लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, करंट को आसानी से फ्लो होने देता है, इसलिए हाई कंडक्टिविटी भी होती है। ऑक्सीडेशन, अगर छोटे मोटे पार्टिकल इसके पास जाएंगे तो नहीं चलेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। और यहां पर आप एक चीज भी पढ़ सकते हैं कि ये जो एबीसी है आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूज वायर, यानी हम यहां पर देख सकते हैं कि एबीसी फ्यूज वायर के गुण है, फ्यूज तार के गुण है। ठीक है ना, ये क्या है, फ्यूज तार के गुण है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि कौन सा यंत्र ऐसा है, कौन सा यंत्र ऐसा है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की स्थिति का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है, गैल्वानामीटर, मोटर, जनरेटर, नन ऑफ द अबव। देखो, अगर यहां पर एम्पियर मीटर की बात आती है तो ये विद्युत धारा का मापन करता है, ये विद्युत धारा का मापन करता है। लेकिन जो गैल्वानामीटर होता है, जो गैल्वानामीटर होता है, ये विद्युत धारा के, ये विद्युत धारा के उपस्थिति, ये विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ये विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेस्ट मटेरियल टू मेक परमानेंट मैग्नेट, यानी कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए सर्वोत्तम सामग्री क्या है। स्थायी चुंबक अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सी सामग्री सर्वोत्तम है। हाँ जी, बताओ। देखो, अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं, अगर हम चुंबक की बात करते हैं तो चुंबक ना दो तरीके की होती है, एक होती है टेम्परेरी मैग्नेट, एक होती है परमानेंट मैग्नेट। एक होती है परमानेंट मैग्नेट। तो जो हमारी परमानेंट मैग्नेट होती है ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक। और यहां पर क्या होता है, वीक मैग्नेटिक। इसका क्या होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट जो होते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमानेंट मैग्नेट में अल निको, और इसमें एक और जुड़ जाता है एफ ई, अल निको एफ ई का हम यूज करते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाला। If viewed on an oscilloscope, the loudness of a sound wave would be associate with the wave. अगर हम किसी भी ऑसिलोस्कोप पर देखें तो ध्वनि की तरंग की जो प्रबलता होती है वो तरंग के साथ, लहर या तरंग के साथ में किस चीज से जुड़ती है, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य,
वेग या आयाम? देखो, अगर मैं यहां पर बात करता हूं प्रबलता की, अगर हम लोग यहां पर लाउडनेस की बात कर रहे हैं, तो लाउडनेस क्या होता है? दिस एल इज इक्वल्स टू आई नॉट, एल इज इक्वल्स टू 20, दिस इज log ऑफ is I upon I naught, and the value of I naught is 10 to the power माइनस के 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली ये आई नॉट की वैल्यू होती है, इससे मिनिमम वैल्यू इंटेंसिटी की पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? इससे मिनिमम वैल्यू जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? इससे मिनिमम वैल्यू जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई, यानी इंटेंसिटी पर, यानी आवृत्ति, सॉरी, तीव्रता पर निर्भर कर रहा है ये। और जो तीव्रता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। समझ में आ गई? यानी कि जो लाउडनेस है वो तो तीव्रता पर निर्भर कर रही है, और जो तीव्रता है वो आयाम पर निर्भर कर रही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आयाम। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। परमाणु में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, किसी भी परमाणु में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, rotate about the nucleus in the elliptical orbit, vary in number with the different isotopes, are always equal to the number of total number of protons। परमाणु प्रवाह का हिस्सा होते हैं, अंडाकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर घूमना उनका काम होता है, विभिन्न समस्थानिकों के साथ संख्या में बदलाव हो जाता है, या हमेशा प्रोटॉन की संख्या की कुल संख्या के बराबर होते हैं। चलो, तो न्यूट्रॉन के बारे में ये वाला पॉइंट जो है वो बताओ, काफी अच्छा पॉइंट है ये आपका। हाँ जी, बताएं। तो देखो, अगर हम एटम की बात करें, अगर हम परमाणु की बात कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा परमाणु जेड ए। इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो हम क्या बोलते हैं सर? परमाणु क्रमांक। और इस ए को हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या। ये दो नाम होते हैं। ये जो द्रव्यमान संख्या होती है ना, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होती है, और जो जेड होता है ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या देखूंगा तो ये ए माइनस के पी होती है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि जब जब आपका, अब पी तो फिक्स है, जब जब आपका ए बदलेगा, जब जब आपका ए बदलेगा, ए बदलने का मतलब है आपके न्यूट्रॉन की संख्या बदलेगी। और वो कब बदलता है? जब आइसोटोप्स की बात आती है। क्योंकि जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, इसके 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो इनमें तीनों में क्या बदल रहा है? ए बदल रहा है। ए बदलेगा तो एन बदलेगा। इसका मतलब यह है कि न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या समस्थानिकों में बदलती है। न्यूट्रॉन की संख्या समस्थानिकों में बदलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? देखो, इस प्रश्न को पढ़ो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सजेस्ट द लाइट में बी ट्रांसवर्स वेव? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बार आपसे पूछा जाता है
कि कौन सी घटना इस बात को हमें बताती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है? इस बात को हमें रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन बताता है, या फिर ध्रुवण बताता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव इस बात को बताता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव इस बात को बताता है, या फिर डिफ्रैक्शन विवर्तन इस बात को बताता है? हाँ भाई, देखो देखो सबसे पहली बात है कि हम जब तरंगों की बात करते हैं, तो तरंग दो तरीके की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो जो ये ट्रांसवर्स हैं, इस नेचर में आती है आपकी लाइट वेव्स, और इसमें आती है आपकी साउंड वेव्स, ध्वनि तरंग है। जो आपकी लाइट वेव्स होती हैं, इनमें आपका पोलराइजेशन होता है, इनमें आपका ध्रुवण होता है। देखो बाकी इनमें दोनों में समान होते हैं, रिफ्लेक्शन दोनों में होगा, यानी परावर्तन इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, अपवर्तन इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन सिर्फ पोलराइजेशन ऐसा है जो प्रकाश किरणों में होता है। इसलिए ये पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण हमें इस बात को बताता है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ये पोलराइजेशन हमें इस बात को बताता है कि जो प्रकाश की जो तरंग है, इस प्रकाश की जो प्रकृति है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है। When the image is formed by a convex mirror is compared to its, जब एक उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना इससे की किससे की जाती है? की जाती है कि वस्तु छवि आमतौर पर कैसी होगी? सीधा और छोटा, उल्टा और काल्पनिक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। थोड़ा समय लो और इसको सही जवाब दो। समय लीजिए और सही जवाब दीजिए। देखो अगर मैं यहां पर उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूं, उत्तल दर्पण अवतल लेंस की तरह काम करता है। ये बात सबसे पहले दिमाग में डालो कि जो उत्तल दर्पण होता है वो अवतल लेंस की तरह काम करता है, और ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। देखो जब हम इस पर कोई भी लाइट रे डालेंगे तो ये इस लाइट रे को क्या करेगा? लाइक दिस। हमने इस पर कोई भी लाइट रे डाली तो ये लाइट रे को क्या कर देगा? डाइवर्ज करेगा, हमेशा फैलाएगा। रियलिटी में ये फैलाएगा। फैलाने का मतलब है कभी दो लाइटें एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो इसके पीछे डॉट डॉट करके मैं मिलाऊंगा, फिर ये दूसरी लाइट आ गई, फिर इसने फैला दिया, फिर डॉट डॉट करके मिला दिया। दिस इज फोकस। तो इसमें इमेज हमेशा कैसा बनेगा? सबसे पहली बात तो हमेशा काल्पनिक बनेगा, यानी कि जिसको हम आभासी बोलते हैं। एक तो हमेशा आभासी बनेगा, फिर दूसरी बात है हमेशा छोटा बनेगा, ये कभी बड़ा नहीं बनेगा, और तीसरी बात यह है कि हमेशा सीधा बनेगा। तो तीन चीजें, और ये तीनों ही चीजें उत्तल दर्पण में भी होती हैं और अवतल लेंस में भी होती हैं, और इनका रिजल्ट फिक्स है, हमेशा यही बनेगा। इनके रिजल्ट फिक्स हैं, ऑलवेज आपका आंसर यही आएगा, हमेशा आपका उत्तर यही आएगा, इनमें से ही आएगा। तो कैसा है? सीधा और छोटा। बाकी देखो काल्पनिक है तो उल्टा नहीं है, वास्तविक कभी बनेगा नहीं, वास्तविक सीधा हो नहीं सकता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन ए राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन रेडियो एक्टिविटी द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। एक रेडियोधर्मी क्षय में एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किस चीज की विशेषता है? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स? बताओ, अच्छे तरीके से बताओ। हाँ भाई, किस चीज की विशेषता को ये बताएगा? देखो, अगर ये कोई न्यूक्लियस है, अगर ये नाभिक है, ये, तो इस नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में टकराव होता है तो गामा निकलता है, बीटा रेज और अल्फा रेज। तो अल्फा होती है पॉजिटिव, धनात्मक, ये होती है नेगेटिव, ऋणात्मक, ये होती है गामा। गामा में मतलब कोई भी उत्सर्जन नहीं होता। तो बीटा होता है हमेशा नेगेटिव, यानी ये होता है इलेक्ट्रॉन की तरह। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है ये होता है प्लस के 2। ये कभी कभी आपसे यही पूछ लिया जाता है कि अल्फा के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस के 2 ई। बीटा के ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस के ई। और गामा के ऊपर चार्ज क्या होता है? नो चार्ज। ये न्यूट्रॉन की तरह बिहेवियर करता है। तो गामा न्यूट्रॉन की तरह करता है और जो अल्फा है वो प्रोटॉन की तरह करता है और जो बीटा है वो इलेक्ट्रॉन की तरह करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही, तो इलेक्ट्रॉन किससे मैच कर रहा है अपने नेचर को? बीटा से। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल एलिमेंट फॉर बैटरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार? इलेक्ट्रिक कार जो भी होती हो उनमें उपयोग की जाने वाली बैटरी के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, ब्रोमीन। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में इसी के लिए नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं सर? लिथियम बैटरी का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। चलो भाई, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और टेक्स्ट बुक जो भी आप लोगों के लिए छूट लेकर के आया, आप कोई भी कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं, जिसकी आज लास्ट डेट है, जिसमें आपको 90% तक का ऑफ मिल रहा है। अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है कौशल सर टेक्स्ट बुक। अपना डाउट वहां पर आप शेयर कर सकते हैं। ये पीपीटी में वहीं पर आप लोगों को शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिएगा। कल भी हम लोग मिलेंगे शाम को 8 बजे टेक्स्ट बुक के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।